हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारे सीआईबी के बीएफएम का मॉड्यूल ए का यूनिट 7 रोल ऑफ एग्जिम बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पार्ट 2, जिसमें हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रोल, एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन इन इंडिया की तरह कैसे आरबीआई काम करता है वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया का एक सेंट्रल बैंक है। ये कंट्रोल और रेगुलेट करता है जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, पॉलिसीज़ हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को वो रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, और उसके पास सुपरवाइजरी पावर है ओवर दी पर्सनस ऑथराइज टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज। जो भी पर्सन या एडी या जो भी हैं, जो लोग फॉरेन एक्सचेंज में ऑथराइज्ड हैं डील करने के लिए, वो उनको सुपरवाइज करता है। तो फ्रेंड्स, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन में बहुत बार पूछ चुका है कि आरबीआई के रोल क्या क्या है। तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री है, ये कंट्रोल और रेगुलेट करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, ये पॉलिसी कंट्रोल करता है रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड, ये इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करता है, और पर्सन ऑथराइज टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज उनको ये सुपरवाइज करता है। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रूपी को मेंटेन करता है, ये इंस्ट्रक्शंस इशू करता है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये इसका जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी फ्रेंड्स, जो फेमा एक्ट है, फेमा 1999, ये इंट्रोड्यूस किया गया था और इफेक्टिव हुआ था 1 जून 2000 से। तो फेमा रेगुलेशन में यहाँ पे 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं फ्रेंड्स। पहला है 11(1) ऑफ फेमा 1999, जिसमें आरबीआई को ये इम्पावर किया गया है कि वो कोई भी डायरेक्शन दे सकता है मेकिंग पेमेंट और डूइंग और डिजिस्ट फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द फेमा। जो भी फॉरेन ट्रांजैक्शन होती है, एक्सचेंज ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज, उस तरीके का जो भी पेमेंट है, तो वो उसके लिए करने या उसको रोकने के लिए वो इम्पावर है आरबीआई, वो डायरेक्शन इशू कर सकता है इसके लिए। और उसका ये भी पर्पस है कि जो भी कंप्लायंस है इन प्रोविजन विथ फेमा, वो उसको सिक्योर करे। और अंडर सेक्शन 11(3) ऑफ फेमा 1999, आरबीआई जो है वो किसी भी ऑथराइज पर्सन के ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर सकता है अप टू 10,000 अगर वो फेमा गाइडलाइन के अंतर्गत दिए गए किसी भी रूल को कॉन्ट्राविन करता है, किसी भी डायरेक्शन को, या फेल होता है किसी भी रिटर्न को फाइल करने में। तो उस केस में आरबीआई उसके ऊपर अप टू 10,000 तक का पेनल्टी लगा सकती है। और अगर वो इस कंट्रावेंशन को कंटिन्यू करता है तो इसके एडिशन में 2,000 पर डे करके उसके ऊपर पेनल्टी लगाया जा सकता है। और ये कौन लगाएगा फ्रेंड्स? ये आरबीआई लगा सकती है, उसको ये पावर है। अभी आरबीआई जो है वो डेटा कंपाइलेशन का भी काम करती है। किस तरीके का डेटा? रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड, फॉरेक्स मार्केट, नॉन रेजिडेंट के जो भी डिपॉजिट्स हैं, और इंटरनेशनल एसेट एंड लाइबिलिटी को इस तरीके से वो जो है वो डेटा कंपाइल करके मेंटेन करती है। यहाँ पे फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो टाइप ऑफ रिटर्न्स हैं जो कि आरबीआई को सबमिट करने होते हैं फिनेंशियल कंपनीज और बैंकों को, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे 11 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट दिए हुए हैं फ्रेंड्स, जिसमें पहला है आर रिटर्न। आर रिटर्न जो है ये बैंक वाइड आर रिटर्न सबमिट करना होता है हर बैंकों को, जिसमें कि उन्होंने क्या ट्रांजैक्शन किया हुआ है, जो फॉरेक्स ऑपरेशन के जो डेटा हैं वो फोर्टनाइटली बेसिस पे जो है वो आरबीआई को सबमिट करना होता है। फिर है BAL स्टेटमेंट, बैल स्टेटमेंट इसको बोलते हैं। ये स्टेटमेंट जो है नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट में क्या बैलेंस है वो इसमें आपको जो है आरबीआई को शो करना होता है। फिर है स्टेट 5 और स्टेट 8। स्टेट 5 में क्या है? FCNRB डिपॉजिट के जो डेटा होते हैं, ट्रांजैक्शंस डेटा, वो इसमें दिए जाते हैं स्टेट 5 में। और NRE और NRO डिपॉजिट अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको स्टेट 8 में सबमिट किया जाता है। और कंसोलिडेटेड डेटा जो है इन दोनों स्टेटमेंट का, नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स, वो NRDCSR में सबमिट किया जाता है। फिर है इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैटिक्स यानी IBS। ये क्वार्टरली स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, जो कि डेटा ऑन ऑल इंटरनेशनल एसेट एंड लाइबिलिटीज को सबमिट करता है बैंकों के द्वारा आरबीआई को।
और नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ रेमिटेंस सेंट अंडर लिबरलाइज्ड स्कीम फॉर रेजिडेंट। लिबरलाइज्ड स्कीम फॉर रेजिडेंट फ्रेंड्स हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग फेमा गाइडलाइंस को पढ़ेंगे। तो ये भी जो है ये मंथली भेजा जाता है। ये अभी प्रेजेंटली USD $2 लाख है। तो इसका जो स्टेटमेंट ऑफ रेमिटेंस है अंडर LRS स्कीम वो भी RBI को सबमिट करना होता है। स्टेटमेंट ऑफ ट्रेड क्रेडिट, जो भी बायर्स क्रेडिट और सप्लायर क्रेडिट जो बैंक प्रोवाइड करती है उसका भी स्टेटमेंट मंथली बेसिस पे RBI को सबमिट करना होता है। फिर है 100S स्टेटमेंट, ये भी पुराना हो चुका है फ्रेंड्स, इसको हम लोग अभी EDPMS कहते हैं। एक्सपोर्ट का जो डेटा होता है वो हम लोग इसमें सबमिट करते हैं। तो ये हाफ ईयरली बेसिस पे सबमिट किया जाता है। इसमें क्या डेटा होते हैं, जो भी एक्सपोर्ट जो है जो आउटस्टैंडिंग है उनका स्टेटमेंट इसमें दिया जाता है। इसमें सारे ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल जो कि अनरियलाइज्ड है, इस तरीके के बिल्स को इसमें हम लोग रिपोर्ट करते हैं RBI को। नेक्स्ट है BEF, ये क्या है कि ये स्टेटमेंट शोइंग डिटेल्स ऑफ इम्पोर्ट वेयर रेमिटेंस हैव बीन इफेक्टेड बट प्रूफ ऑफ इम्पोर्ट यानी कि बिल ऑफ एंट्री नॉट सबमिटेड बाय रेमिटर्स। तो इस तरीके के स्टेटमेंट में हम लोग वैसे इम्पोर्ट रेमिटेंस को दिखाते हैं जहाँ पे कि रेमिटेंस तो रेमिटेंस जो है वो भेजा जा चुका है, लेकिन प्रूफ ऑफ इम्पोर्ट यानी बिल ऑफ एंट्री जो है वो इसमें सबमिट नहीं किया गया है। और इसको हम लोग अभी BEF नहीं बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग IDPMS कहते हैं। फिर नेक्स्ट है FEMIS, FEMIS। इसमें ये डेली डेटा इसमें सबमिट किया जाता है, जिसमें फॉरेक्स डीलिंग रूम ऑपरेशंस के जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो इसमें सबमिट किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा RBI का रोल जो है वो यहीं पे इस टॉपिक में यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी FEMA 1999 के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।